मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो 60 क्वेश्चन था बिहार बोर्ड के सैंपल पेपर का, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग जो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो विषयनिष्ठ है, जिसे परीक्षा में लिखना पड़ता है, वह भी 50 अंक का आता है। आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि होता ऐसा है कि बच्चे प्रश्न का उत्तर सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ एक शब्द में लिखना है, कहाँ एक वाक्य में लिखना है। बार बार जो है गलतियों को करते रहते हैं। और बोर्ड परीक्षा में लिखना सही सही बिल्कुल ही आवश्यक है, तभी हमें उत्तम अंक प्राप्त होंगे। अभी मैट्रिक एग्जामिनेशन हम लोगों का 2021 बहुत नज़दीक है, इसलिए इस बात को भली भांति समझ लेना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। 9th के बच्चे भी जिनका अभी नामांकन हुआ है, उनकी वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, उनका भी प्रश्न पत्र इसी प्रकार का आएगा। इसलिए यह वीडियो 9th एवं 10th दोनों ही कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए अब हम देखते हैं। अब 50 अंक का तो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो 50 अंक का हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। अब वो खंड अ था, अब हम आ गए खंड ब में। लिखा यहाँ गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और यह भी जो है 50 नंबर का परीक्षा में आता है, जिनका उत्तर हमें लिखना पड़ता है। हम संस्कृत के प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अभी जो बिहार बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर हमें दिया गया कि ऐसा ही, अब यहीं तो नहीं कह सकते कि यहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न उत्तर, ऐसा ही प्रश्न पत्र जो है आपको परीक्षा में भी मिलेगा। और उसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, लगभग मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, कि समझा देने के बाद आपको लग जाएगा कि हमको सही सही किस प्रकार लिखना चाहिए। तो पहला जो इसका क्वेश्चन होता है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, पहला क्वेश्चन जो होगा वह जो है अपठित गद्यांश होगा और 13 नंबर का होगा। यहाँ लिखा है। अब 13 नंबर में जो है 2 गद्यांश हमें सॉल्व करना होता है, एक अ और दूसरा ब। अब इसके लिए हमको 4 ठो दिया रहता है, जैसे एक ये गद्यांश दिया है, एक यहाँ गद्यांश भी दिया है, लेकिन इन दोनों में से यहाँ अथवा करके दिया है, तो ये बनाएंगे तो ये नहीं बनाएंगे, और ये बनाएंगे तो नीचे वाला नहीं बनाएंगे, यानी हमें कोई एक ही बनाना होता है। अब इसको बनाने में ध्यान रखना है, पहला जो है एक 9 नंबर का होता है, और इसके बाद जो हम लोग अभी अध्ययन करेंगे वह जो है 6 नंबर का, नहीं 13 ही है ना, तो 4 2 6 1 7 नंबर का ही होगा, और वह जो है 6 नंबर का होगा। 7 और 6 मिलके 13 नंबर हो जाता है। तो इसका अध्ययन करते हैं। इसको, ये अपठित गद्यांश को बनाने में मुख्य यह ध्यान रखना है कि इस गद्यांश का अर्थ मुझे मालूम हो। यदि गद्यांश का अर्थ मालूम नहीं है तब असुविधा है। पढ़ने पर कुछ अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। पहले इस गद्यांश को आप भली भांति 1 बार 2 बार पढ़ें, निस्संदेह आपके दिमाग में इसके भाव उत्पन्न हो जाएंगे, और फिर वही भाव जो है आपको उत्तर के रूप में लिखना होता है। आइए आपके सामने हम वही जो है अध्ययन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लिखा, अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ लिखा, सुनीलः नामकः एकः कृषकः तस्याभारया संगीता च प्रतिदिनं स्वक्षेत्रे कार्यम अकुरुताम। सुनील नाम का एक किसान अपनी पत्नी संगीता के साथ प्रतिदिन स्वक्षेत्रे अपने खेत में काम करता था। सुनील नाम का एक किसान था, वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन अपने खेत में काम करता था। अब आगे लिखा दूसरे सेंटेंस में कि तयोः समरः साहिलः च 2 पुत्रौ आस्ताम। उन दोनों के समर और साहिल 2 पुत्र थे। एकदा कृषकः यदा खनित्रेण भूमि खनति। लिख रहा है कि एकदा कृषकः यदा खनित्रेण भूमि खनति। एक बार जो है किसान, एक बार किसान जब खनित्रेण भूमि खनति, यानी खोदी गई भूमि को जो है खोद रहा था, खनत्यस्म,
जमीन को क्या कर रहा था, खोद रहा था किसान। तदा तभी सह एकम स्वर्ण कुंभम प्राप्नोति, तभी उसे जो है एक सोने का घड़ा प्राप्त होता है, सोने का घड़ा प्राप्त हो जाता है। तौ प्रसन्नौ भूत्वा गृहे आगच्छताम, वे दोनों प्रसन्न होकर के घर आ जाते हैं। कौन? सुनील और उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न है, सोने का घड़ा प्राप्त हुआ है। यहाँ एक पद छूट गया हम लोगों का एक वाक्य, कुंभे च स्वर्ण मुद्रा, घड़े में क्या भाई, स्वर्ण मुद्राएं हैं, यानी सोने के सिक्के हैं। वे दोनों प्रसन्न होकर के घर आ जाते हैं। अग्रिमे दिवसे कृषकस्य भार्या स्वसख्यै सर्वं न्याय वेदयत, अग्रिमे दिवसे अगले दिन जो है किसान की भार्या, जो किसान की पत्नी है, अपने सखियों से सब वृतांत का क्या कर देती है, निवेदन कर देती है, अर्थात बता देती है। जनाः कृषकम कथयति, लोग किसान से कहते हैं, धनम राजकोषे यक्ष, धन को राजकोष में दे दो, यक्ष प्रदान कर दो। यदा रात्रौ तस्य पत्नी स्वपेति अस्म तदा कृषकः अनेकानि मिष्ठान्नानि कृत्वा सूत्रखण्डैः बद्धवा उद्यानस्य वृक्षेषु लम्बयति, टांग देता है। कह रहा है कि जब रात में उसकी पत्नी सो जाती थी या सो जाती है, तब किसान अनेक मिष्ठान्नानि यानी मिठाई कृत्वा खरीद करके सूत्रखंड, सूत्र माने होता है धागा, सूत्रखंड ही बद्धवा माने धागे से बांध करके उद्यानस्य वृक्षेषु, जो बागीचे का या बागीचे के वृक्ष हैं उन वृक्षों में लंबयत, उन मिठाइयों को क्या करता है, टांग देता है। यदा तस्य भार्या वृक्षेषु मिष्ठान्नानि पश्यति तदा सा एकैकशः बहूनि मिष्ठान्नानि खादति, कह रहा है कि जब उसकी पत्नी वृक्षों में वह मिठाई देखती है तब वह एक एक करके बहुत सारा मिठाई क्या करती है, खाती है। प्रातः कृषकस्य पत्नी यदा सर्वेभ्यः जनेभ्यः कथयति यत् यत् तस्याः क्षेत्रे मिष्ठान्नानि फलितानि सन्ति, सुबह होते ही किसान की पत्नी जब सभी लोगों से कहती है कि उसके खेत में मिठाई जो है फले हुए हैं, हाँ, मिष्ठान्नानि फलितानि सन्ति, मिठाई फले हुए हैं। सर्वे जना हसित्वा गच्छन्ति, सब लोग जो है सुन करके हंसते हैं और हंस करके चले जाते हैं कि जो है क्या हो गई है, पगला गई है, कहीं पेड़ जो है मिठाई फलता है। कृषक तु कथयति, वह किसान कहता है, मम भार्या तु अद्यत्वे कल्पना लोके विचरत, मम भार्या मेरी पत्नी तू आजकल जो है कल्पना लोक में ही विचरण कर रही हो। मम भार्या तु अद्यत्वे कल्पना लोके विचरत, मेरी भार्या तुम अभी क्या कर रही हो, कल्पना लोक में ही विचरण कर रही हो। स्वर्ण कुंभा अपि कल्पना तस्याः एव, वह सोने का जो घड़ा है, स्वर्ण कुंभा अपि कल्पना तस्याः एव, वह सोने का घड़ा भी क्या है, तुम्हारी कल्पना ही है। ये मुझे गद्यांश पढ़ने का इसलिए अर्थ था कि आप जो है अब इसके प्रश्न उत्तर को बढ़िया से लिख पाएंगे। तो प्रश्न उत्तर लिखने में हमें ध्यान रखना है। अब आ गए हमें अ का लिख रहे हैं क्या, क, और क कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा करता नहीं है। छात्र को यही ध्यान देना है। अब हमको जब उत्तर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का अ है, जहाँ 1 है और 1 का क्या है, अ है ना। तो यहाँ उत्तर जब हम लोग लिखने लगेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ इसी पर लिख ही देते हैं उत्तर। उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ अ है, उत्तर पहला, पहले क्वेश्चन का अ हो गया और अ का क्या हो गया, क हो गया, और क के पहले का हम उत्तर लिख रहे हैं, नहीं, क का पहला। और पहला क्वेश्चन क्या हमारा, क्षेत्रे कृषकः किम प्राप्नोति, खेत में किसान को क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हुआ। अभी हम लोग अध्ययन किए स्वर्ण कुंभः, यहाँ लिखा है ना एकम स्वर्ण कुंभम प्राप्नोति, स्वर्ण कुंभम किम है यहाँ, तो इस पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर्ण कुंभम लिख दिया हम, स्वर्ण कुंभम। अब ध्यान यही रखना है कि उत्तर में यहाँ जो क है और क का पहला है, इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे हम, स्वर्ण कुंभम।
एक शब्द, यहाँ क्या बोला ही, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, और एक शब्द में हमारा उत्तर क्या हो गया, स्वर्ण कुंभम। फिर कह रहा है कि के कथयंती जनः राजकोषे प्रेक्षिति, कौन कह रहे हैं कि धन को राजकोष में जमा कर दो, कौन, जनाह होगा ना। तो यहाँ दूसरे का उत्तर क्या लिख देंगे, जनाह, मात्र इतना ही उत्तर हमें लिखना है एक एक शब्द में, और इसका तब हमें एक एक नंबर मिलेगा। हमारे बच्चे करते क्या हैं, इसको एक एक वाक्य खींच देते हैं, फिर यहाँ चेक करने वाले को परेशानी होती है, या तो उसे सही शब्द मिल गया तो 1 मार्क्स दे भी देता है, या अब उसकी स्वतंत्रता है, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। यहाँ कह दिया कि एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो आप एक वाक्य में कहाँ लिखिएगा, एक वाक्य में लिख दिए मीन्स आप गलत हैं, क्रॉस भी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक शब्द में जब भी कहे तो हमारा एक शब्द हुआ स्वर्ण कुंभम, एक शब्द हुआ जनाह, इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। दूसरा, हम ख में आ गए। अब यहाँ जो है ई ख है, अब यहाँ हम ख में आ गए। अब ख का कहता है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ख का पहला यहाँ हो गया हमारा। अब कह रहा है कि कदा कृषकः वृक्षेषु मिष्ठान अन्नानि लंबयति, कदा माने कब किसान पेड़ों में मिठाई टांगता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अध्ययन किया, यहाँ अभी अध्ययन किए हम लोग, हाँ, कि यदा रात्रौ तस्य पत्नी स्वपीति स्म तदा कृषकः अनेकानि मिष्ठान अन्नानि कृत्वा सूत्रखण्डैः बद्ध्वा उद्यानस्य वृक्षेषु लंबयति। यहाँ तक हम लिखेंगे। ये हमारा अब एक वाक्य हुआ, और इस पर हमको मिलेंगे 2 मार्क्स, 2 नंबर यहाँ लिख देंगे। अब उत्तर तो हमने यहाँ आरंभ ही कर दिया है, एक ख का पहला हो गया, और यहाँ अब लिखना शुरू करेंगे कि यदा रात्रौ तस्य पत्नी स्वपीति स्म तदा कृषकः अनेकानि मिष्ठान अन्नानि कृत्वा सूत्रखण्डैः बद्ध्वा उद्यानस्य वृक्षेषु लंबयत्। यहाँ ये लिखेंगे बात। अब पूरा ये एक वाक्य हो गया, और इतना लिखेंगे तब हमको मिलेगा 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूर्ण वाक्य का ही कहता है कि कृषकः किम कथयति, किसान क्या कहता है, किसान क्या कहता है। तो यहाँ लिखा है, अब इसके लिए लिखेंगे यहाँ दूसरे का कि कृषकः कथयति, कृषकः कथयति। यहाँ है ना कृषकः, तू को छोड़ देंगे, यहाँ कथयति लिख देंगे, कृषकः कथयति, और ये लिख देंगे मम भार्या तु अद्यत्वे कल्पना लोके एव विचरति। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। और यह भी एक वाक्य हो गया, कृषकः कथयति मम भार्या तु अद्यत्वे कल्पना लोके एव विचरति। यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा है, और यहाँ भी इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, या पूरा लिख भी सकते हैं कि मम भार्या तु अद्यत्वे कल्पना लोके एव विचरति स्वर्ण कुंभ अपि कल्पना तस्याह एव। यहाँ तक आपका वाक्य जो है इन्वर्टेड कामा पूरा हो गया। तो हम पूरे इन्वर्टेड कामा में जो लिखा हुआ है उसे क्या करेंगे, लिख देंगे। जब लिख देंगे इस प्रकार तो हमको मिलेगा 2 नंबर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर ग पर। ग कहता है कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो हम लोग किसके बारे में, ये पूरी कहानी है किसान के बारे में है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कृषकः, यानी उत्तर जो ग का होगा, ग का उत्तर क्या हो जाएगा, कृषकः। ये सिर्फ क्या पूछ रहा है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो शीर्षक हमारा हो गया कृषकः। ठीक है, तो हम लोगों ने काम कर दिया 2 नंबर, और ये 4 नंबर 6 नंबर, और एक ये 7 नंबर। ऐसे 7 नंबर का हमको लिखना होता है, और इसी प्रकार लिखेंगे। एक बार में न समझ में आया हो दोबारा भी देखेंगे। अभी अथवा में जो लिखा है आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ एक बना दिए, और अथवा का मतलब ये नहीं बनाएंगे तब ये बनाना है, लेकिन मैं इसका भी आप लोगों को अध्ययन करा देता हूँ। तब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे आ गए अथवा का गद्यांश, और अथवा का जो गद्यांश है, थोड़ा सा और अथवा का जो गद्यांश है वो कह रहा है कि प्रातः काले उद्यानेषु मनोरमम दृश्यम भवति, यानी सुबह के समय में उद्यान का मनोरम दृश्य होता है। बागीचों में उद्यानेषु, उद्यानेषु कह रहा है ना, बागीचों में मनोरम दृश्य होता है। उद्यानस्य मनोरमम दृश्यम कस्य सहृदयस्य मनः न हरति, कह रहा है कि उद्यान का जो वह मनोरम दृश्य है सुबह का, किस सहृदय के मन का हरण नहीं करता है, अर्थात सबके मन का हरण करता है। प्रकृति की अनुपम छटा होती है। लिखा यहाँ तत्र लतासु पुष्पाणि विकसन्ति, वहाँ
लताओं में फूल जो है विकसित होते हैं, खिल जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ते, फूलों पर जो है भंवरे गुंजार करने लगते हैं। सोचो कितना ही मनोरम दृश्य होगा। वृक्षेषु खगाः सुमधुरम कुजन्ते, पेड़ों पर पक्षी जो है मधुर आवाज में कूजने लगते हैं, यानी बोलने लगते हैं। हरितेषु साद्वलेषु जना इतस्ततः भ्रमन्ते, यानी हरे भरे जो घास हैं उस पर लोग टहलते हैं, इधर उधर टहलते हैं। इतस्ततः इधर उधर, भ्रमन्ते टहलते हैं। ऐसे भी सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हितकर है। और वहीं बात लिखा, हरे भरे घास पर लोग जो है सुबह होते ही इधर उधर टहलते हैं। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ते, सरोवरों में जो है कमल के फूल विकसित हो जाते हैं। हंसाः वर्तकाः च तरन्ते, हंस और बत्तख जो है तैरने लगते हैं। सूर्यः आकाशे रक्ताम छटाम विकरति, सूर्य आकाश में रक्त वर्ण की छटा यानी लाल रंग की छटा को क्या करता है, बिखेरता है। वस्तुतः प्रकृतेः सर्वोत्तमं मनोरमम ललितम च स्वरूपम तत्र द्रष्टुम शक्यते। कह रहा है कि वस्तुतः प्रकृति का जो सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम मनोरम और ललित स्वरूप है वहीं देखने को हमें प्राप्त होता है। ये जना हिमम प्रकृति रूपम न पश्यन्ते, जो लोग इस प्रकृति रूप को नहीं देखते हैं, तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म क्या होता है, निरर्थक होता है। तो हमने इस पद्य के भाव को समझा, अर्थ को समझा, और जब अर्थ समझ गए तो ये बनाना आसान हो गया। अभी कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, यहाँ भी पहले वाला ही सिस्टम है। अभी कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पद का अर्थ होता है शब्द, मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। सुप्तिगंतम पदम, संस्कृत के जो पद बनते हैं वह कैसे बनते हैं। और एक पद का मतलब एक शब्द होता है। हिंदी भाषा में जिसे हम शब्द कहते हैं, संस्कृत में उसे ही पद कहा जाता है। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे हम लोगों ने स्वर्ण कुंभम और जनाह लिखा, यहाँ अब एक शब्द में क्या लिखेंगे, कदा मनोरमम दृश्यम भवति, कब मनोरम दृश्य होता है। तो यहाँ लिखा ना प्रातः काले उद्यानेषु मनोरमम, मैंने कब होता है भाई, तो प्रातः काल में। तो यहाँ की इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम, प्रातः काले। क्या इसका उत्तर हो जाएगा, प्रातः काले, प्रातः काले हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या लिख दिया हम लोगों ने, प्रातः काले। अब यहीं एक शब्द में दूसरे का भी उत्तर देना है। अभी दो प्रश्न है इसमें। ये कह रहा है कि पुष्पेषु के गुंजन्ति, तो यहाँ खोज भी लेंगे कि पुष्पेषु के गुंजन्ति भाई। तो यहाँ लिखा पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ते, यानी फूलों पर कौन गुंजार करते हैं, भ्रमरा भंवरे। और ये यही बात पूछ रहा है कि फूलों पर कौन गुंजार करते हैं। तो यहाँ सिर्फ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, भ्रमराः। उत्तर मैंने क्या लिख दिया, भ्रमराः। यानी एक एक शब्द में ही पहले का उत्तर हो गया और ये दूसरे का, एक क के पहले का उत्तर हो गया और ये दूसरे का हो गया। एक एक शब्द में ऐसे ही लिखेंगे। फिर हम आ गए कहाँ, ख पर। और ख कहता है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी कहता है कि केशाम जन्म निरर्थकम भवति, केशाम जन्म जो है निरर्थकम भवति, किसका जन्म निरर्थक होता है। तो इसमें भी देख लेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ लिखा ना जन्म निरर्थकम भवति, कह रहा है कि ये जना इमं प्रकृति रूपम न पश्यन्ते तेषाम जन्म निरर्थकम भवति। तो इस बात को लिख देंगे यहाँ कि ये जना इमं प्रकृति रूपम न पश्यन्ति तेषाम जन्म निरर्थकम भवति। अभी एक वाक्य में कहा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। ये पहला का उत्तर हो गया। यहाँ अपने से अब हम क्या लिखे, वहाँ लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये आपको दिख भी रहा है, आप इसे देख लें। और इसका सेट एकदम सही उत्तर हो गया कि केशाम जन्म निरर्थकम भवति, किसका जन्म निरर्थक होता है। तो ये जना इमं प्रकृति रूपम न पश्यन्ति, जो लोग इस प्रकृति रूप को नहीं देखते हैं, तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म क्या होता है, निरर्थक होता है। अब आ गए कहाँ, हम दूसरे में आ गए। दूसरा कह रहा है कि उद्यानेषु प्रकृतेः कीदृशम स्वरूपम द्रष्टुम शक्यते, उद्यानों में जो है प्रकृति का कैसा स्वरूप देखने को मिलता है, तो यहाँ लिखा, यहाँ आप जोड़ देंगे कि उद्यानेषु प्रकृतेः सर्वोत्तमम मनोरमम ललितम च स्वरूपम तत्र द्रष्टुम शक्यते। यहाँ हो गया है।
यहाँ उद्यानेषु प्रकृते कीदृशम स्वरूपम द्रष्टुम शक्यते, उद्यानों में प्रकृति का कैसा स्वरूप जो है देखने को मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक शब्द जो है आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ वस्तुतः जो है उसको हटा देंगे और यहाँ उद्यानेषु कर देंगे, उद्यानेषु। और ये इसका उत्तर लिखेंगे हम कि उद्यानेषु प्रकृते, ये दूसरे का उत्तर है, ख के दूसरे का, कि उद्यानेषु प्रकृते सर्वोत्तमम मनोरमम ललितम च स्वरूपम तत्र द्रष्टुम शक्यते। आप यहाँ तक लिख देते हैं तो मेरे बच्चे आपको 2 नंबर मिलेगा ही, यह रुकने वाला नहीं है। तो ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। फिर आ गए हम गौ पर। अब गौ कहता है कि अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का जो है एक उचित शीर्षक लिखिए। तो यह किसके बारे में लिखा गया है, प्रकृति के बारे में लिखा गया है। प्रातः काल का ही वर्णन है लेकिन प्रकृति का ही वर्णन है, तो इसका उचित गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, प्रकृति लिख देंगे, प्रकृति, या प्रकृति स्वरूपम भी लिख देंगे। कुछ भी प्रकृति भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया अभी पहले क्वेश्चन के अ का, दोनों अध्ययन किए लेकिन दोनों में से हमको परीक्षा में एक ही लिखना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन ब पर, जो क्वेश्चन ब है। अब हम लोग ब को देखेंगे, यहाँ आ गए ब में। अब ये ब कितने नंबर का होगा, मैं पहले ही बताया आपको, ब जो होगा वो 6 नंबर का होता है। ब कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। लिखा है ना सैंपल पेपर क्लास 10 संस्कृत, तभी तो मिला है बच्चों को। देखिए तो अब इसमें भी गद्यांश है, गद्यांश से 13 नंबर है। हम लोगों ने 7 नंबर का अध्ययन कर लिया, अब हम लोग 6 नंबर का अध्ययन करेंगे। इस 6 नंबर वैसा ही होता है, 7 नंबर जैसा है, सिर्फ इसमें शीर्षक नहीं लिखना होता है। जो शीर्षक पर 1 नंबर मिल रहा है वहीं इसमें शीर्षक नहीं पूछा, इसलिए 1 नंबर को हटा दिया है। तो अब यहाँ आ गए हम, इस गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश को तो समझा दे रहे हैं आपको, जानना जरूरी, आप भी पढ़ेंगे समझ लेंगे तभी उत्तर आप सही लिख पाएंगे। कि वने एक सिंह निवसति स्म, जंगल में, वन में एक सिंह रहता था। सिंह गुहायाम शयनम करोति स्म, सिंह गुफा में शयन करता था, माने सोता था, शयन करता था। कोअपि मुसकः तत्र आगत्य सिंहस्य शरीरे अधावत, कोई चूहा जो है वहाँ आकर के सिंह के शरीर पर दौड़ने लगा। कोई चूहा वहां आकर सिंह के शरीर पर अधावत दौड़ा। कुपित सिंह मूषकम करे गृहणाति, कुपित होकर के, क्रोधित होकर के सिंह जो है चूहे को अपने हाथ में ग्रहण कर लेता है, यानी क्या करता है, पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। मूषकः निवेदयति, मूषक वह चूहा जो है निवेदन करता है, माम मारे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अहम ते सहायताम करिष्यामि, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सिंह हसन वदत, सिंह जो है हंस कर बोलता है, क्या बोलता है, लघु मूषकम मम सहायताम करिष्यति, अरे छोटा चूहा मेरी सहायता करेगा। एकदा सिंह जाले अपतत, लेकिन होता क्या है कि एकदा सिंह जाले अपतत, एक बार सिंह जो है जाल में फंस जाता है। सौचय गर्जत, वह उच्च आवाज में जोर से गरजता है, गरजता है। तस्य गर्जनम श्रुत्वा मूषकः आगच्छन्, उसके गर्जना को, आवाज को सुन करके वह चूहा वहां आ जाता है। सह जालम दंतैः अकर्तयत्, वह जाल को अपने दांत से काट देता है, वह जाल को अपने दांत से काट देता है। बंधन मुक्त सिंहो अवदत्, वह बंधन से मुक्त होकर के, बंधन मुक्त सिंहो अवदत्, बंधन मुक्त सिंह जो है बोला, मित्रम तू लघु अपि वरम, मित्र यदि लघु भी है यानी छोटा भी है, अपि वरम वह श्रेष्ठ है। मित्र यदि छोटा भी है तो वह अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका उदाहरण हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में जमीन आसमान का फासला है। एक प्रभु है, दूसरा दरिद्र है, वह दरिद्र ब्राह्मण है, लेकिन मित्रता कैसे निभाई है आप लोगों ने देखा होगा, जो अत्यंत हृदय विदारक है।
और हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि जिसको भी हम मित्र बनाते हैं उसके साथ हमें मित्रता कैसे निभानी चाहिए। तो यह भारत की धरती है। अब आइए, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आ गए हम कहाँ, क पर एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। फिर आ गया एक शब्द का मामला न हमारा। तब एक शब्द में क्या कहता है, मूसकः जालम कैः अकर्तयत्, चूहा जो है जाल को कैसे काटा। तो चूहा जाल को कैसे काटेगा, यहाँ लिखा ना, सह जालम दंतैः अकर्तयत्, चूहा जाल को दांत से काटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जैसा मैंने बताया है ये ब है। अब क्वेश्चन का यहाँ उत्तर लिख देंगे हम लोग। उत्तर जो है ब का है, ब में क है और क का पहला है और एक शब्द में हमको उत्तर लिखना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दंतैः। क्या लिख देंगे, दंतैः। सिर्फ ये एक शब्द ही हमारा उत्तर होगा, दंतैः। इसको वाक्य में कभी नहीं लिखेंगे। एक पदेन, मैं बार बार समझा रहा हूँ और बार बार बच्चा ये गलती करता है, इसलिए आप छात्रों को से निवेदन है कि आप ध्यान दें और ध्यान से आप देख लेंगे तो निस्संदेह आप पूरे 50 नंबर के प्रश्न उत्तर कैसे लिखे जाते हैं आप भली प्रकार समझ जाएंगे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है। तो यहाँ लिखा, मूसकः जालम कैः अकर्तयत्, चूहा जाल को कैसे काटा, दंतैः, दांत से। बस एक शब्द, क्योंकि ये कहा एक शब्द। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि सिंहः कुत्र शयनम करोति स्म, सिंह जो है कहाँ शयन करता था। तो हम लोग यहाँ पढ़े ना, सिंह गुहायाम शयनम करोति स्म, कहाँ शयन करता था, गुहायाम। तो दूसरे का उत्तर हम क्या लिख देंगे, गुहायाम, मात्र एक शब्द, गुहायाम। ये स्पष्ट हो गया। अब आ गए हम ख पर। ख कहता है पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक शब्द से काम नहीं चलेगा, ये कहता है कि हमको उत्तर कितना में दीजिए, एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंह हसन किम अवदत्, सिंह जो है हंसकर क्या बोला। तो यहाँ ये है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिंह हसन वदत् लघु मूषकम मम सहायता करिष्यति, इतना लिख देंगे। सिंह हसन की अवदत्, सिंह हंसकर क्या बोला, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंह हसन वदत् और फिर थोड़ा सा डैश करके इन्वर्टेड कमा में लिख देंगे, लघु मूषकम मम सहायताम करिष्यति। ये इसका उत्तर हो गया और आपने यदि ऐसा लिख दिया तो आपको मिले 2 नंबर। फिर आ गए हम ख के क्वेश्चन नंबर 2 में, यह भी पूर्ण वाक्य में ही लिखना है। ये कहता है कि मूषकः सिंहम किम अवदत्, चूहा जो है सिंह को क्या कहा, चूहा सिंह को क्या कहा। तो उसका भी उत्तर है यहाँ, है ना, यहाँ है, देखो लिखा है यहाँ, मूषकः मूषकः निवेदयति माम मामारे, मूषकः, यहाँ मूषका हो गया, निवेदयति मामारे, मामारे, चूहा निवेदन करता है कि मुझे मत मारो। तो मूषकः यहाँ लिख दिया ना कि मूषकः सिंहम किम अवदत्, तो आप लिख देंगे यहाँ उत्तर में दूसरे का लिखना होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि मूषकः सिंहम अवदत्, मूषकः सिंहम अवदत्, यहाँ डैश कर देंगे, इन्वर्टेड कमा में लिख देंगे और फिर लिख देंगे क्या, मारे, मुझे मत मारो, नहीं ऐसे इन्वर्टेड कमा बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, 2 नंबर, और ये दोनों जो अध्ययन कर लिए 4 नंबर का हो गया 6 नंबर। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को 6 नंबर हो गया, उस 7 नंबर का तो हम लोग अध्ययन कर ही दिए। अब अथवा आ गया इसका भी। अब इन दोनों में से भी एक को बनाना है। मैं तो अभी दोनों पढ़ा देता हूं आपको, लेकिन आपको दोनों में से एक ही बनाना। जैसा मैंने एक बना दिया ब का और आपने भी एक बना दिया, बात खत्म हो गया। परीक्षा में एक ही बनाना है। अथवा कहने का मतलब ही होता है दोनों में से कोई एक। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब दूसरे पद्य का भी अध्ययन कर लेते हैं, हम आपको इसका भी अध्ययन करा देते हैं। तो ये लिखा, विवेकानंद से जन्म कलकत्ता महानगरे अभवत्, विवेकानंद का जन्म कलकत्ता महानगर में हुआ था। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति अस्ति, बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। बाल्यकाल में इनका नाम क्या था, नरेंद्र था। नरेंद्र इति अस्ति, नरेंद्र है। नरेंद्रस्य पितुः नाम विशाखदत्तः,
नरेंद्र के पिता का नाम विशाखदत्त, मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसेत, और माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी था। नरेंद्रस्य पितुः नाम, नरेंद्र के पिता का नाम विशाखदत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। लिखा सह रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य आसेत, वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन? विवेकानंद। विवेकम प्राप्य एषः एव नरेंद्रः विवेकानंदस्य नामना प्रसिद्ध अभवत्। विवेक पाकर ही, विवेक प्राप्त कर यह नरेंद्र ही विवेकानंद से नामना प्रसिद्ध अभवत्, विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे लिखा सह समाज सुधारक, वह समाज का सुधार करने वाले, भारतीय संस्कृति रक्षक, भारतीय संस्कृति के रक्षक, जन प्रेरक, लोगों को प्रेरणा प्रदान करने वाले, च आसेत थे। इसका अर्थ हो गया कि वह समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक और लोगों के प्रेरक थे। अब इसमें भी हम इसका भी उसी प्रकार अध्ययन करेंगे। ठीक, यह भी जो 6 नंबर का है, 2 एक-एक नंबर का है, जो एक एक पद में इसका उत्तर लिखना है, और 2 का उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है, जिसका हमें 2-2 नंबर प्राप्त होगा, 4 नंबर। तो यहां लिखा ना एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में उत्तर लिखना हमको। अभी कह रहा है कि कलकत्ता महानगर एक कस्य जन्म भवत, कलकत्ता महानगर में किसका जन्म हुआ था? तो यहाँ कस्य है और यहाँ विवेकानंदस्य है। तो एकदम विभक्ति सहित लिखेंगे जैसा ये पूछ रहा है। कलकत्ता महानगर में किसका जन्म हुआ था? तो विवेकानंदस्य का अर्थ हो जाएगा विवेकानंद का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? विवेकानंदस्य, ये इसका सही उत्तर हो गया। एक शब्द में, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द हो गया विवेकानंदस्य। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम किम आसीत्, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति अस्ति। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नरेंद्र। हो गया ना? ये पहले का उत्तर हो गया विवेकानंदस्य और दूसरे का उत्तर हो गया नरेंद्र। सभी बच्चों को ये प्रश्न पत्र प्राप्त भी हुआ है जो इस साल मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। बिहार बोर्ड ने दिया है। कुछ न कुछ राज भी छुपा हुआ है। आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और उत्तम अंक अर्जित करें। तो आगे आ गए हम ख पर। ख कहता है अब क्या कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये नरेंद्रस्य पितुः मातुः च नाम कीमासेत्, तो ये तो हम लोगों ने अभी इसी में से देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि नरेंद्रस्य पितुः नाम विशाखदत्तः मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। एक वाक्य में कह रहा है, एक वाक्य में मुझे उत्तर प्राप्त हो गया कि नरेंद्रस्य पितुः नाम विशाखदत्तः। प्रश्न भी यही है कि नरेंद्रस्य पितुः मातुः च नाम किम आसीत्, नरेंद्र के पिता और माता का नाम क्या था? तो यहाँ हम मिल गया हमको उत्तर ना कि नरेंद्रस्य पितुः नाम विशाखदत्तः मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। नरेंद्र के पिता का नाम विशाखदत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अब आ गए यहाँ दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि नरेंद्र कथम विवेकानंद अभवत्, नरेंद्र जो है कैसे विवेकानंद हुआ? अब देखिए इसका भी उत्तर है विवेकम प्राप्य नरेंद्र विवेकानंदस्य नामना प्रसिद्ध अभवत्। यानी नरेंद्र कैसे विवेकानंद हुआ? तो विवेकम प्राप्य नरेंद्र विवेकानंदस्य नामना प्रसिद्ध अभवत्। ये इसका उत्तर लिख देंगे आप। और आप इतना लिख देते हैं तो आपको फिर मिले 2 नंबर और हम लोगों का 4 और 2 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने 13 नंबर का अध्ययन कर लिया। अब इस 13 नंबर के बाद आ गए हम कहाँ? संस्कृत पत्र लेखन में। संस्कृत लिखा है संस्कृते पत्र लेखनम, यानी संस्कृत में पत्र लेखन। तो ये हिंदी में तो दिया है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। आपका प्रश्न यह हिंदी में है कि आकस्मिक निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। ये 4 प्रश्न हैं आपके सामने, ये 4 प्रश्न हैं, लेकिन चारों में हमें लिखना मात्र 2 ही है, मात्र 2 को लिखना है। और एक एक यहाँ लिखा भी है 2 × 4 = 8, यानी 2 लिखें और 1 पर 4 नंबर पाएं। तो 2 यदि आप सही लिख दिए 4-4 नंबर का, तो आपको कितना नंबर मिल गए? 8 नंबर। अब कैसे लिखेंगे ये बताते हैं आप। तो 2 प्रश्नों को लिखना है, स्पष्ट हो गया, 8 नंबर का है। अभी कह रहा है कि आकस्मिक, पहला आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाध्यापकों के आवेदन पत्र लिखें।
आकस्मिक अवकाश हेतु, आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। इस आवेदन पत्र को अब अभी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में जो मैंने संस्कृत पत्र लेखन का वीडियो बनाया अभी आपके लिए, उस वीडियो में है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं अभी संस्कृत व्याकरण में वर्णोच्चारण, संधि, समास, कारक, एकदम उपपद विभक्ति सूत्र सहित, भेद सहित सब पढ़ाया हूँ मैं आपको। और मेरा प्रयास रहा है इसके बाद मैट्रिक परीक्षा में आए हुए जो अनुवाद हैं 2011 से लेकर 2020 तक मैट्रिक एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम परीक्षा हुआ था बच्चों का 10th क्लास का बोर्ड वाला, उस संपूर्ण अनुवाद को भी मैं वीडियो बना के आपको डाला, पढ़ाया हूँ मैंने, समझाया है एक एक अनुवाद को कि यह किस प्रकार बनेगा। इसके बाद जो है अनुच्छेद, एकदम गेस अनुच्छेद है 2021 मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए, वह मैं आपको प्रदान किया। और ये संस्कृत पत्र लेखन, यह भी, इसका भी 2 वीडियो मैंने बना रखा है। ये आकस्मिक अवकाश है तो प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, मैं उसमें बताया हूँ आपको। दूसरा है क्वेश्चन हमारा, विद्यालय शुल्क माफ करने हेतु तो प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तीसरा, अपने छोटे भाई का 9वें वर्ग में नामांकन है तो प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। और चौथा है, शैक्षिक परिभ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो मेरे द्वारा एक प्रधानाध्यापक को भी पत्र लिखा गया है पहले से ही, और मैंने एक मित्र को भी पत्र लिख रखा है, वह हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो निसंदेह आप सब्सक्राइब कर लें और पहुँचे, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आदित्यम संस्कृत जहाँ लिखता है उसके बाएं में लोगो आता है, उस लोगो को दबाएंगे तो ऊपर वीडियो लिखेगा, वीडियो में जाएंगे तो आपको सब वीडियो मिल जाएगा और उसमें आपको पत्र लेखन का वीडियो निसंदेह मिलेगा, उसको आप देख लें और आपका यह 8 नंबर का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, आगे आ गए हम। पत्र लेखन के बाद आ जाता है हमारा, एक सेकंड, अनुच्छेद, संस्कृत अनुच्छेद। और संस्कृत अनुच्छेद जो है यह भी 7 नंबर का आता है। यह कितने अंक का आता है? 7 अंक का आता है। संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, यह भी कह रहा है कि अनुच्छेद लिखना तो है लेकिन संस्कृत में लिखना है। और किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद संस्कृत में लिखें, 7 वाक्य में आप अनुच्छेद लिखें, आपको 7 नंबर मिलेंगे। मैंने जितना अभी गेस, मेरे द्वारा 8 गेस अनुच्छेद है, मैंने मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 के लिए गेस किया है, उसमें से निसंदेह आपका अनुच्छेद आएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और 7 वाक्य की जगह मैंने 8 वाक्य लिख दिया है कि बच्चा एक वाक्य भूल भी जाएगा तो उसका काम चल जाएगा। अब इसमें दिया शिक्षक दिवस, हिमालय, होलिकोत्सव, व्यायाम, संस्कृतस्य महत्वम, 5 है। इन 5 में से किसी एक पर ही हमें लिखना है, उसमें आपको संस्कृत से महत्वम पर मिल भी जाएगा। संस्कृत भाषा महत्वम पर मैंने एक अनुच्छेद गेस में भी रखा है, तो ये आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अब हम कहाँ आ गए? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। नहीं, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? गैर वस्तुनिष्ठ में जो लिखना है उसमें अपठित गद्यांश 13 नंबर का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन किया हम लोगों ने संस्कृत पत्र लेखन के रूप में, और तीसरा जो है संस्कृत अनुच्छेद के रूप में 7 अंक हो गया हमारा। अब हमारे पास आ गया चौथा क्वेश्चन। अभी कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद जो है संस्कृत में करें। 6 का करना है और आपको पाना कितना है? 6 × 6 × 1 = 6, यानी 6 नंबर मिलेगा। 6 ठो आप सही बना देंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। और दिया कितना है? 8 दिया है। इस 8 में 6 ही बनाना है हमको। ऐसे आइए हम 8 का अध्ययन करा देते हैं आपको, लेकिन आप परीक्षा में जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें 6 ही बनाएंगे और 6 को लिखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला एकदम आसान है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो राजा दशरथ को राजा दशरथ लिख लीजिए, राजा दशरथ हो गया ना, राजा दशरथ। अयोध्या के, काके की षष्ठी अयोध्यायाम, क्या हो जाएगा? हाँ, अयोध्यायाम। राजा को नृप भी लिखते हैं, राजा भी लिखते हैं, नृप आसित बन जाएगा। राजा दशरथ अयोध्यायाम नृपासित, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब दूसरा अनुवाद है हमारा, गंगा एक पवित्र नदी है। तो कैसे बना देंगे? गंगा
स्त्रीलिंग है एका, नहीं पवित्रा नदी अस्ति, गंगा एक पवित्र नदी है। फिर आ गए हम राम के साथ सीता वन गई, राम के साथ, तो सहार्थे तृतीया कारक प्रकरण मैंने पढ़ाया है, उसे आप देख सकते हैं, वहाँ सहार्थे तृतीया है कि सह साकम सार्धम समम साथ, जिसके साथ का योग होगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो राम के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा रामेण सह, रामेण सह, यानी राम के साथ सीता वन गई, तो यहाँ लिख देंगे रामेण सह सीता वनम, आई गई न, तो यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा गतवती, नहीं रामेण सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता वन गई। अब आ गया चौथा हम लोग, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा कहता है कि भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के, तो क्या हो जाएगा भारतस्य, उत्तर में तो हो जाएगा उत्तरे, भारत के उत्तर में हिमालय है तो लिख देंगे हिमालय अस्ति, नहीं हिमालय है, बन गया है भी, आसान है बिल्कुल। अब आ गया गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, इसके लिए भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पीछे कारक प्रकरण में, चारों ओर नहीं परितः, कि अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया, जहाँ दोनों ओर, चारों ओर और सब ओर का अर्थ होगा जिसके साथ होगा उसमें द्वितीया होती है। तो पांचवा हो गया गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, पांचवा, तो ये गांव में अब क्या लग जाएगा द्वितीया ना, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा ग्रामम, नहीं ग्रामम, और चारों ओर का क्या होता है भाई परितः, ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो एगो वृक्ष तो है नहीं बहुत सारा है ना, तो वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ये भी हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना को क्या लिखते हैं हम, छठा है हमारा, पटना को क्या लिखते हैं पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम माने पटना। अब बिहार की का क्या हो गया बिहारस्य ना, राजधानी, बिहारस्य राजधानी अस्ति, बिहार की राजधानी है। फिर आ गए हम, अब आपको बनाना होगा तो आपने 1 2 3 4 5 और 6 बना दिया, बस 6 ही बनाना है आपको, लेकिन हम आपको 8 बता देते हैं, आप परीक्षा में 8 आएगा यदि अनुवाद, तो आप 6 ही बनाइएगा। मैं पटना में रहता हूँ, मैं का क्या होता है मेरे बच्चों, क्या होता है अहम, होता है ना अहम, पटना में अधिकरण ना, तब क्या हो जाएगा पाटलिपुत्रे, अहम पाटलिपुत्रे रहता हूँ वसामि या निवसामि, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं, वसामि भी लिख सकते हैं और निवसामि भी लिख सकते हैं। और 8 का यही बना देते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बड़ा कॉमन अनुवाद है, मैंने जो अनुवाद 2011 से लेकर के 2020 तक पढ़ाया है आप लोगों को, उसमें भी यह है ना, और हमको लगता है कि 3-4 बार परीक्षा के मैंने प्रश्न पत्र में आया है, तो इसे विशेष ध्यान रखेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब एकदम कॉमन अनुवाद है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से यहाँ क्या होता है अपादाने पंचमी ना, तो लिख देंगे वृक्षात, पेड़ से। अब पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, तो यहाँ भी बहुवचन हो जाएगा पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुवाद का भी अध्ययन कर लिया। यदि इस 8 में से आप परीक्षा में 6 ही बनाएंगे और 6 यदि सही बना दिए तो आपको मिले 6 नंबर। परीक्षा में एक एक अंक मूल्यवान है, इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देना है। आप परीक्षा में बैठेंगे तो एकदम बढ़िया से शांतचित्त होकर के प्रश्न पत्र का अवलोकन करें, बढ़िया से उसे पढ़ें, समझें और फिर उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर को शुद्ध सही और सुंदर अक्षरों में लिखें। निसंदेह आपको उत्तम अंक प्राप्त होगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आइए अब हम आ गए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 ही क्वेश्चन है 50 नंबर में। तो अब हम आ गए, ये अब कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। अब इन 8 प्रश्नों का उत्तर तो मैं इस पर नहीं लिख पाऊंगा, यह संभव नहीं है मेरे लिए। तो ये प्रश्नों की संख्या कुल क्या है, 15 है।
सिर्फ समझा देते हैं हम। 15 है और 15 में हमको लिखना कितना है 8। अब जो जो हमको इसमें से आसान लगेगा वह आसान जो है 8 प्रश्नों का उत्तर हम लिख देंगे। और बढ़िया आसानी क्वेश्चन दिया। आत्मा का स्वरूप क्या है? पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? शास्त्रों में पंडित किसे कहा गया है? नहीं। अलस कथा के माध्यम से कथाकार समाज को क्या संदेश देना चाहता है? संस्कार कितने हैं? बताइए, एकदम आसान। संस्कार कितने हैं? बार बार आ रहा है ना। संस्कार कितने हैं? 16। 16 संस्कारा भवन्ति पढ़ाएं हम। 16 संस्कार होते हैं। नीति श्लोक से खाली ये बताइए, संस्कार नहीं, संस्कार किसे कहते हैं लिखा है। संस्कार किसे कहते हैं तो उसके बारे में लिख देंगे। नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा में आग क्यों लगाई गई है? क्यों लगाई गई थी? अलसियों की परीक्षा लेने के लिए? नहीं। ये सब माने जो भी है 1 से लेकर के 15 तक है और इसमें से मात्र हमें 8 लिखना है। इसके लिए हमें 3 से 4 वाक्य जरूर लिखना है परीक्षा में। जिस विषय आत्मा का स्वरूप ही लिख रहे हैं आप तो 4 या 5 वाक्य लिखें। हिंदी भाषा में लिखना है। एक मूल चीज़ ये समझना है कि हमारा अनुच्छेद संस्कृत में होगा, अनुवाद हमको संस्कृत में बनाना है, पत्र लेखन भी हमारा संस्कृत में है। लेकिन बच्चा कभी कंफ्यूज न हो। ये जो 16 नंबर का तुम्हारा है 5वां क्वेश्चन बाबू, ये तुमको 8 लिखना है और ये 8 क्वेश्चन आपको हिंदी में ही लिखना है। जो भी लिखेंगे आप हिंदी में ही लिखेंगे। जैसे वेदांग कितने हैं उनके नाम लिखें। देखिए इस पर भी चर्चा हुआ था। वेदांग कितने हैं? 6 हैं और उनके नाम लिखे। आ गया ना? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो हमारा उत्तर लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? वेदांग 6 हैं, उनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बस इतना ही लिख दिया, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मैंने जो भी बात हमें लिखनी है, हमारे कहने का ये मतलब है उसे हमको हिंदी भाषा में ही लिखना है। प्रश्न भी हिंदी में है, इसका उत्तर भी हम हिंदी में लिखेंगे। कभी भी जो पत्र लेखन हिंदी में नहीं लिखेंगे। पत्र जब भी लिखेंगे तो हम संस्कृत में ही लिखेंगे, अनुच्छेद संस्कृत में ही लिखेंगे और अनुवाद भी हम हिंदी से संस्कृत में ही बनाएंगे। चलिए, विशेष शुभकामना हमारे साथ है। आगे भी हम जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को इस परीक्षा के संदर्भ में जो लगेगा मुझे कि नहीं ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सब बता दिया जाए, वह मैं बताने का प्रयास करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि मेरा बताई हुई बात आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो आप निस्संदेह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं, वह भी इस निःशुल्क जो है क्लास से जुड़ें और जुड़ करके लाभान्वित हों। मेरा यही प्रयास है कि आप बच्चे विशेष लाभान्वित हों, बढ़िया करें, संस्कृत के प्रति आप में रुचि उत्पन्न हो और आप परीक्षा में बढ़िया मार्क्स अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।